बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और इस इजलास में कुछ अहम जो बिल हैं उनको मंजूर करना था हुकूमत ने। तो जो नंबर्स गेम है उसमें आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो फ़र्क है वो 10 वोटों का निकला है। हुकूमत के पास 200 वोट थे इस मुश्तरका इजलास में और अपोजिशन के पास 190 वोट थे। कुछ अपोजिशन के अरकान जो हैं वो हमें मिसिंग भी नज़र आ रहे थे। तो ये जो मिसिंग पर्सनस थे अपोजिशन के, ये कौन थे, एक अहम सवाल है। और इसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट क्यों किया? और वॉकआउट के बाद अपोजिशन लीडर्स जो हैं, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब और दीगर जो लीडर हैं, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और एक सवाल ये है कि आजकल जो सानहा मोटरवे के बाद एक बहस चल रही है कि सरेआम फांसी दी जाए या ना दी जाए, तो इस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में हमें कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इस पर कल हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि वो इस इशू पे हुकूमत के साथ मिलकर कानून साजी के लिए तैयार हैं। तो इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ पार्लियामेंट के 3 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मौजूद हैं। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, और जनाब अली नवाज़ अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली। और ये तीनों जो हैं वो सीधे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आ रहे हैं। सबसे पहले अगर अली नवाज़ अवान साहब मैं इधर से शुरू कर दूँ। मलिक साहब, 10 वोटों का फ़र्क निकला है और कम से कम मेरी इतला के मुताबिक 5-6 मेंबर जो हैं वो अपोजिशन के मिसिंग थे। तो इतना अहम इजलास था तो आज भी अपोजिशन के कुछ अहम लोग जो हैं वो मिसिंग थे, क्यों? देखिए, अभी काउंट होगा, पता चल जाएगा। अभी अटेंडेंस हो रही थी। मुझे ये पता चला कि 1-2 लोग तो गालिबन इंतकाल फरमा चुके हैं। एक साहब का इंतकाल हुआ है, एक शायद हमारी जो इल्हाकी जो 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 कंबाइंड अपोजिशन है उसमें भी किसी का इंतकाल हुआ है। वो तफसीलात अभी आ रही थी। और 1-2 लोग जो हैं वो आउट ऑफ, एक साहब जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, और इस तरह मिल मिला के कोई कुछ वोट्स का फ़र्क है। लेकिन फ्रैंकली जिस तरह यहाँ पे सियासत चलती है, अगर आप सेनेट के चेयरमैन का वो जो चुनाव था उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि हम तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यानी 3-4 लोगों का किसी का इंतकाल कर जाना या मुल्क से बाहर होना, वो तो समझ आती है। जो बात समझ नहीं आती, अभी भी नहीं आती, वो है कि 64 लोग खड़े हो जाएं और 50 वोट या 51 वोट निकल आए, ये नहीं समझ आती। उसका क्या तरीका कार है? आप माशाल्लाह बड़े वो मुशाक। उसके लिए तो हुकूमत एक बड़ा अच्छा बिल ला रही है ना कि आइंदा से सेनेट में खुफिया वोटिंग ही बंद कर दे। हुकूमत ला रही है। जी देखते हैं जी। हुकूमत तो बहुत बिल ला रही है। आज सुबह बड़ा खुशगवार हमने वो देखे जो इजाफे हो रहे हैं कि एक बिल ऐसा पेश किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो आपकी सर्वेलेंस, मेरी नहीं सिर्फ, यानी आपकी भी सर्वेलेंस करने के लिए हुकूमत जो है वो 180 दिन की इजाज़त ले सकती है जाके किसी से भी। और आपकी सर्वेलेंस का मतलब है आपके फ़ोन हैक हो सकते हैं, सर्वेलेंस का मतलब है आपके कंप्यूटर में ब्रेक इन किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें जो चोरी के ज़रिए की जाती थी, और आपके सहाफ़ी इल्ज़ाम लगाते थे कि हमारे कंप्यूटर उठा के ले गए और हमारे कंप्यूटर तोड़ दिए, या हमारे साथ जो चीज़ें होती थी, अब बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब उसको बाकायदा एक एयर कवर कानून का दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये फैटिफ की रिक्वायरमेंट है कि वो बिग ब्रदर 1984 की तरह हर एक की सर्वेलेंस की जाए। और ये आखिरी बात कर दूँ, अगर आपका ना दिल भरे 90 दिन या 180 दिन से तो कोई मसला नहीं, 180 दिन और बढ़ा लें। अच्छा, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ये मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया कि कुछ अपोजिशन के मेंबर इंतकाल फरमा चुके हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन देखें, कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन वो नहीं आए। मैं नाम लूं या ना लूं? जी, आपकी मर्जी है। आसिफ जरदारी साहब, उनकी सेहत की वजह से वो नहीं आए। अच्छा, वो सेहत की वजह से नहीं आए। सेहत की वजह से नहीं आए। और ऐसे 1-2 मेंबरान और भी हैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, जिनके सेहत के इश्यूज़ हैं, वो नहीं आ सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी नज़र में हामिद भाई, आज एक जो मिथ थी कि हुकूमत कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ बैठी है, वो एक दफ़ा दोबारा ये बात इस्टेब्लिश हुई है कि हुकूमत के पास इतनी बड़ी कोई मेजॉरिटी नहीं है हाउस के अंदर। सिर्फ 10 वोटों का वर्क, और अगर 5 मेंबरान आ जाते तो एक्चुअली 5 का फर्क, तो ये 5 का फर्क कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। और इस वक्त हुकूमत के जो अपने अंदर जो मेंबरान हैं, जो आपके टॉक शोज के ऊपर बैठकर कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं, इनके अपने जो इत्तेहादी हैं, जो पंजाब के अंदर इनके इत्तेहादी हैं और इनके साथ नाराज़ हैं, अगर आप उनकी वोटों को निकाल दें तो अपोजिशन के तो ये 1-2 वोटें शायद इनकी कम है, इनकी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक जो मिथ थी
कि जी हुकूमत बड़ी कंफर्टेबली बैठी हुई है, आज ये बात री इन्फोर्स हो गई है कि हुकूमत के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं है हाउस के अंदर। जिस दिन अपोजिशन अगर आपस में मुशावरत के साथ मिलकर और इनके इत्तेहादी इनको छोड़े, दूसरे दिन हुकूमत गिर और जाती दो है। लोग अगर कम बीमार हुए जिस दिन। अच्छा, अली नवाज अवान ये साहब, बात भी सही है। अली नवाज अवान साहब, क्या आपको लग रहा है कि आज जो रिजल्ट हमने देखा है 200 वर्सेस 190, तो बहुत थिन मेजॉरिटी है हुकूमत की। हमारे भी 5-6 मेंबर्स नहीं आए, ये अच्छा, आपके भी नहीं आए? जी नहीं आए। हमारी खातून मेंबर हैं, उनका वालिद आईसीयू में है, इस तरह के 5-6 मेंबर ये हैं। तो नंबर्स तो शुरू से यही हैं। नंबर्स तो मसला ये था, जो सवाल ये था कि आप लोग कब प्रूफ करेंगे, मतलब चाहे वो बजट हो, आप कहते हैं बजट नहीं पास होने देंगे और बजट डबल नंबर से पास हो जाता है। इसी तरह ये कहते हैं, जिस तरह आपने बड़ी बात की, हम बिल लेके आ रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा जो सेनेट के इलेक्शंस में हुआ था, हमने अपने 25 मेंबर्स एमपीए फारिग किए थे। इन्होंने कहा था हम बंदे बताएंगे, आज तक इन्होंने कोई बंदे नहीं बताए। देखिए, हाई मॉरल ग्राउंड लेना बहुत अच्छी बात होती है, पर हाई मॉरल ग्राउंड के पीछे आप कर क्या रहे हैं? वो कहते हैं वो कि अल्फाज सिर्फ काउंट नहीं करते, प्रैक्टिकल अमल काउंट करते हैं। तो ये इतना बड़ा, इसी तरह थे हमारे नंबर शुरू से इसी तरह। हम तो अपने नंबर्स पे हमेशा से खड़े हुए हैं। असल तो इनका मसला है, आई डोंट नो इनके बंदे क्यों नहीं आते, इनकी लीडरशिप क्यों नहीं आती, इनका दोनों का जो आपस का मसला मसाइल है, जमात इस्लामी को हेड बना देते हैं, या आपस में कंफ्यूज है। असल ये चीज़ है, क्या जो काम था लेजिस्लेशन वो हुआ? क्या हमें ये देखना है कि हम फैटिफ लिस्ट में चले जाते, ब्लैक लिस्ट में चले जाते, अब हम उस ब्लैक लिस्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम निकल आएंगे ग्रे लिस्ट से, इंशाल्लाह ताला हम व्हाइट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। क्या पीएमडीसी, हाई कोर्ट बिल, ये सारी चीजें वो है ना। सेनेट से एक बिल रिजेक्ट हो गया है, वो भी दोबारा आना है वापस। सर बिल्कुल, देखे ना, पहले क्या सबसे बड़ा हामिद भाई मसला आ रहा था, लेजिस्लेशन नहीं हो रही थी, हमें अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाने पड़ रहे थे। आपको पता है कितना हम पे तनकीद हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बिल आज पास हुए हैं। मतलब एक हमने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 से 9 करने हैं, वो सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा पीएमडीसी, हम क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, हमने पीएमसी बनाई, वो सेनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह ये सर्विंग मैपिंग की बात कर रहे हैं, ये सारे लेजिस्लेशन हुई है। अब 90 डेज में या तो इस पर फैसला नहीं हुआ या सेनेट ने इस पर रिजेक्ट कर दिया। आप बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं, फोरम मौजूद था, आप बिल्कुल करें, बट जो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, आप काम कर नहीं सकते, सिर्फ आके टीवी शो पे ऑपोजिशन करनी है, ओके गॉन, हम तो नहीं इस पे रोक सकते। मलिक साहब, ये जो सख्त सजाओं का मसला है, सरेआम फांसी का मामला है, इस पे हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक पेज पे है और पीपल्स पार्टी जो है वो जरा परे परे है। तो ये आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में आपकी एपीसी भी होने वाली है, तो ये अपोजिशन के अंदर एक गलत फहमी पैदा हो जाएगी? देखिए, मैं आपको अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। पार्टी के अंदर तो मुशावरत होगी और फिर बात बाहर निकलेगी। मेरे ख्याल में हमें एक एविडेंस की बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला करना चाहिए कि अगर हम सरेआम, हमारे जो कानून है वो इज्तमाई ज़्यादती या किसी भी किस्म के जिनसी तशद्दुद या रेप की सज़ा मौत है, ऑलरेडी सज़ा मौत है, होती नहीं है, यानी 3% से ज़्यादा लोगों को सज़ा नहीं होती। और ये 3% किसके हैं? ये 3% उस 1000 लोगों के हैं। उस 1000 नहीं, मतलब है कि जो रिपोर्ट करते हैं वो ही प्रॉब्ली 1% हैं। जो 1% रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो आपने CCPO की सुनी होगी, जिस तरह की खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने फरमाई और औरत को मूरद इल्ज़ाम ठहराया कि ये रात को निकली क्यों। इसको कहते हैं रेप विक्टिम शेमिंग, रेप विक्टिम ब्लेमिंग। लेकिन जब आप इस तरह करेंगे तो कौन रिपोर्ट करेगा? बहुत से तहरीक इंसाफ के लोगों ने, मिनिस्टर्स ने भी मजम्मत की है। जी, हमने तारीफ़ की है, शीरी मज़ारी साहिबा की तारीफ़ की है, और उसके अलावा हमने बहुत तारीफ़ की है फवाद चौधरी साहब की, जिन्होंने खुल के बात की है। लेकिन उमर आपके पास ही थे शायद प्रोग्राम में, जहां पे असद उमर साहब ने कहा था कि उन्होंने कौन सी गैर कानूनी हरकत कर दी। भाई, अगर औरत को मूरद इल्ज़ाम ठहरा दिया तो वो रेप नहीं हुई, तो इसमें कौन सी गैर कानूनी बात है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये ख्याल है कि हमें तमाम चीज़ें एविडेंस की बुनियाद पे, वो मुआशरे जहाँ पे इस तरह के सरेआम फांसियाँ या पब्लिक स्टोनिंग, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे जराइम की शरह क्या है और उस पर क्या इम्पैक्ट आया है, एविडेंस की बुनियाद पे गुफ्तगू करने में कोई हर्ज नहीं। मगर फ़ैसला हमें, कानून साजी हमें करनी चाहिए सिर्फ एविडेंस की बुनियाद पे, और यही मैं अपनी जमात को कहूँगा कि वो ये रवैया रखे। ये मेरी उनसे दरख्वास्त हो। जी, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर सरेआम फांसी की मुखालफत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमायत कर रही है, आने वाले दिनों में लोगों को नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं मीर साहब, अपोजिशन की जमातों में या किसी एक मकसद के तहत इकट्ठे होने में ये बात कहीं इससे अखज़ नहीं की जा सकती कि हम हर इशू पर एक है।
सियासत, नज़रियात, ये हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत मुख्तलिफ हैं जो हम एक साथ आज बैठे हुए हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों पर हम इकट्ठे हैं, कुछ चीज़ों पर हम इकट्ठे नहीं हैं। अब जहाँ तक पब्लिक हैंगिंग्स का ताल्लुक है, तो 1994 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें आला अदालतों की जजमेंट्स मौजूद हैं कि पब्लिक एक्सिक्यूशंस जो है वो कोई बेहतर चीज़ नहीं है और इनको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह का ये ख्याल सिर्फ हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, अदलिया के अंदर भी ये ख्याल मौजूद है और उसका रिफ्लेक्शन उनकी जजमेंट्स के अंदर मौजूद है। तो ये फिर एक बहस जिस वक्त हुकूमत अगर कोई अपनी इंटेंशन रखती है पब्लिक एक्सिक्यूशंस के हवाले से, जब उसको सामने लेकर आएगी तो उसके ऊपर फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो इजलास था उसमें ये बात की है, उन्होंने परसों भी ये बात वाज़ेह तौर पे की है कि इनको उल्टा लटकाना चाहिए, चौकों में लटकाना चाहिए और इनको नामर्द बना देना चाहिए। देखिए, ये एक अब इस पे बहस की जा सकती है। असल मसला हमारे यहाँ कन्विक्शन का है। ठीक है, अगर आप लोगों को कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कन्विक्शन रेट अगर 100 केसेस हो रहे हैं रेप के और उसमें से 5% से कम 3% तक अगर कन्विक्शन रेट है, तो आप जो मर्जी सजा रख लें, जब कन्विक्शन नहीं होनी तो आप असल मसले से फिर नजरें चुरा रहे हैं। और रिपोर्टिंग भी, और जैसा कि मैंने कहा है कि 100 में से 1 रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बिकॉज मुआशरा जैसा है, पुलिस अफसरान जिस तरह के, कौन रिपोर्ट करेगा, कौन अपनी बेटी को या बच्चे को ले जाएगा रिपोर्ट? अच्छा, अली नवाज अवान साहब, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा है कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं सरेआम फांसी दी जाए, नामर्द बना दिया जाए, तो उन्होंने इन दोनों मामलात में कहा है कि हम हुकूमत के साथ इस मसले पे मिलकर कानून साजी के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो कह दिया है, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो इसके ऊपर बिल लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और अगर वे तैयार हैं तो बैठ के मिल के। नहीं, ऑपोजिशन का बिल पहले से मौजूद है। खीलदास साहब जो है मुस्लिम लीग नून के, उनका बिल सरेआम फांसी का। देखें ना, यही बात है इसमें, थोड़ा देखें इसमें। मैं से शुरू करता हूँ मेरे बाद से। अभी इन्होंने बात की, मैं पहले तो सबसे पहले CCPO ने जो कहा बहुत गलत कहा, इररिस्पॉन्सिबल बयान था। पर जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सेकंड हाईएस्ट, उन्होंने माजरत कर दी। वैसे माजरत में CCPO ने भी कर दी। आप उससे क्या कह रहे हैं, उसने माजरत की और आप उसे ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दो। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड पे दोनों को म्यार पे आप जज करेंगे तो फिर बनता है कि CCPO भी इस्तीफा दें और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब भी इस्तीफा दें। आप क्या कह रहे हैं कि दिल खराश वाकया हुआ मोटरवे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटरवे नवाज शरीफ साहब ने बनाई है। हम समझते हैं आपकी सियासत मोटरवे से शुरू होती है, मोटरवे पे ख़त्म हो जाती है, पर ये ऐसी चीज़ नहीं थी। उससे लोगों के, जो आप कहते हैं ख़वातीन के, लोगों के, जिनकी बहनें, जिनके भाई इस चीज़ से गुजरे हैं, उनको हर्ट हुए ना वो, और वही CCPO वाली बात, उसके रिस्पॉन्सिबल बयान से भी लोग हर्ट हुए। तो हम सेम चीज़ डिमांड करते हैं ना दोनों के लिए। ये तो नहीं होता क्योंकि हम लेजिस्लेटर हैं, क्योंकि हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, क्योंकि हम लेजिस्लेटर हैं तो हमारे लिए वो चीज़ मयार नहीं है, दूसरे लिए कि ये मयार। तो मैं तो कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी इस्तीफा दें और CCPO साहब भी इस्तीफा दें, उससे आगे चलते। सिंपल सी बात है ना, मयार सेम होना चाहिए। मैं आमिर भाई, असद उमर साहब को रहने दें। वैसे मैंने तो आपके हक में कही है बात, दिल हमेशा आपका ये मसला, मैंने कहा नहीं, आपकी लीडरशिप मैंने तारीफ की है, मैंने कहा असद साहब को रहने दें यार। फिर आपने कल ये कहना ये मेरा अपना बात थी, मेरी पार्टी की नहीं थी। अच्छा, आगे चलते हैं। जो बात, इससे मैं मुस्तफा भाई से भी एग्री कर रहा हूँ, मुसद्दिक भाई से भी एग्री करता हूँ। देखिए, असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ हमारा काम है इसके नोक पलक ठीक करें। इसके ऊपर जो डिबेट हो रही है, क्या 5000 केसेस जो पिछले साल रिपोर्ट हुए, क्या सजाएं मिली, इसका मतलब है उस वाले अमल में कोई ना कोई लूप होल है, वो हमने कवर करना है। उसके बाद क्या ये डेटरेंस क्रिएट कर रहा है, ये सजा के नहीं कर रही है, और क्या डाटा आ रहा है, उसके ऊपर हमने सारी बहस करनी चाहिए। और उसके ऊपर मेरा ख्याल है, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि क्योंकि सारे पाकिस्तान से हैं, सारों के स्टेक्स पाकिस्तान में है, और जो मसला है वो सबका साझा है। तो इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए। हम इस चीज़ के हक में कि कैस्ट्रेशन होनी चाहिए। क्यों इसके हक में? हम तो ये कहते हैं कि पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, आप कर नहीं सकते। आप GPS प्लस के अंदर है, आप ये कर नहीं सकते। तो आप कैस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, और बहुत सारे ममालिक के अंदर ये है। GPS प्लस ये भी कहता है कि पाकिस्तान में मीडिया को पास फ्रीडम होनी चाहिए और चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, बात 3 चीजें हो गई। उसमें ये देखें ना, अब डॉक्टर अदनान के पास इज़हार राय नहीं रहा 2 साल, नहीं रहा ना इज़हार राय 2 साल, जब से सॉरी पिछले नवंबर से अब सितंबर आ गया, बेचारे के पास इज़हार राय इन्होंने उसका बंद कर दिया, कोई ट्वीट नहीं आया उसका, कोई कुछ नहीं आया। तो इन चीज़ों पे डिस्कशन होनी चाहिए। डॉक्टर अदनान जो नवाज शरीफ के जी डॉक्टर है ना, डॉक्टर है, वो कह रहे होते थे कि प्लेटलेट्स ऊपर जा रहे हैं, प्लेटलेट्स नीचे जा रहे हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। मैं इस चीज़ में नहीं जा रहा। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, जैसे अपने पास चाइल्ड लेबर अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
आपने कहा हम एक स्टेप आगे गए जिसके ऊपर हमने इसको एड्रेस किया, अब 2 चीजें रह गई, उनको भी हमें एड्रेस करना मीडिया चाहिए। फ्रीडम में पाकिस्तान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 साल में 5 पॉइंट नीचे चला गया। डन, मैं यही कह रहा हूं, इसे हमें एड्रेस करना चाहिए ना हमें ठीक भाई। है, तो ठीक मैं 3 चीजें हैं ना, एक चीज हमने अचीव कर ली, 2 के ऊपर और डिस्कशन करते हैं और बहस करते हैं। एवोल्यूशन प्रोसेस है डेमोक्रेसी, इसमें चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, एक साथ बैठेंगे चीजें हल होंगी। जी यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं और एक ब्रेक के बाद एक बड़ा अहम इशू है कि आज मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो चेयरमैन हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने सानिया मोटरवे लाहौर के सिलसिले में CCPO लाहौर उमर शेख साहब को बुलाया था, वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, बात करते हैं वक्फे के बाद। जी मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपने IG मोटरवे को बुलाया, वो आए? जी आए। आपने और किस किस को बुलाया था? सेक्रेटरी कम्युनिकेशंस को बुलाया वो था। आए? वो आए जी। CCPO को बुलाया था? और हमने चेयरमैन NHA को बुलाया था। वो आए? वो भी आए। तो CCPO साहब आए? CCPO साहब गायब हो गए। वो क्यों नहीं आए? गालिबन इस वजह से नहीं आए कि आज जो हमारी एक तो हमने इसमें सब कमेटी बनाई है टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 2:01 पर अगर कॉल आती है और जो रिस्पॉन्स है वो उसके 45 मिनट बाद आता है, तो ये बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कहाँ पर हुआ। तो इसके ऊपर ख़वातीन पर मुश्तमिल, हमारी जो ख़वातीन मेंबरान हैं, सेनेटर्स हैं, उन पर मुश्तमिल 3 मेंबर कमेटी बनाई है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और जाए वकुआ का भी दौरा करेगी, लाहौर भी जाएगी और फैसला करेंगे कि किसका फेलियर था। जहाँ तक CCPO साहब का ताल्लुक है, तो मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि इस वाक़े के ऊपर पूरी कौम में एक गम गुस्सा भी है, रंज भी है, लोग परेशान हैं और इसके ऊपर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना भी महसूस नहीं किया कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने आकर वहां पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, अपना वर्जन देने की कोशिश करें। आपकी कमेटी ने IGFC साउथ बलूचिस्तान को बुलाया था जी, जो तुर्बत का वाकया है जी, वो उस पर आए थे। जी बिल्कुल। तो अगर एक IGFC एक सिटिंग मेजर जनरल आ सकता है तो एक SSP क्यों नहीं आ सकता? एग्जैक्टली। हम जो हयात बलोच का वाकया था उसके ऊपर सर्विंग मेजर जनरल IGFC जिस तरह आपने जिक्र किया वो तशरीफ लाए और आज इस इशू से मुतल्लिक IG मोटरवे तशरीफ लाए। एक और इशू में हमने वाइस चांसलर बलूचिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी को दावत दी थी, वो आए, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान आए। तो हम अब मजबूर हुए कि आज हम ये फैसला करें कि हम उनके वारंट्स निकालेंगे। आप निकाल सकते हैं वारंट? जी बिल्कुल, ये इख्तियार पार्लियामेंट की कमेटीज के पास मौजूद है। ह्यूमन राइट्स कमेटी में हमने आज तक इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि हमेशा हर शख्स जिसको भी हमने बुलाया वो वहां पर आए, क्योंकि हम मिलकर फैसले करने चाहते हैं। हम कोई एडवर्सरीज नहीं है, हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करके उन्हें एड्रेस करना चाहते हैं। मुल्क हमारा है, हमने मिलजुल कर इसमें बढ़ना है, आगे काम करना है। लेकिन ये इस तरह का रवैया के इतने ऐसे इशू के ऊपर कि जिसके ऊपर पूरी कौम रंजीदा है, उसके ऊपर आप ये जिम्मेदारी तक महसूस ना करें कि आप आएंगे, तो हम उनके समन्स इशू करेंगे और आगे जो इख्तियारात कमेटीज को हासिल है, एक सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल है, ना सिर्फ हम समन भी इशू कर सकते हैं बल्कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत हम उनसे ज़र ज़मानत भी तलब कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन इसका ज़रा आप जवाब देंगे कि अगर ये ह्यूमन राइट्स कमेटी CCPO लाहौर के वारंट्स जारी करती है तो इस पर आप हमायत करेंगे, मुखालफत करेंगे? बिल्कुल जी, बुलाना, ये तो कोई इसमें दो राय आप नहीं है। हमायत करेंगे? बिल्कुल हमायत करें, और इनको पहली दफा में आना चाहिए था। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप आए ना, आपको बिल्कुल आना चाहिए। इसमें तो मैं अपना केस प्लीड करना है, आप सॉरी कर चुके हुए हैं पहले, अगर आप ये इन्होंने बुलाया है, जो ये एविडेंस मांग रहे हैं आप दें, और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं वो बता देंगे, सेटिस्फाइड होंगे वो बता देंगे। इसमें तो कोई दो चीज़ नहीं है। एज इन देखें, ये मतलब इसके अंदर मेरी वो चीज़ नहीं है कि मेरे पास कोई ये चीज़ है कि मैं आऊँ या ना आऊँ, मैंने आना है। ठीक है, अब एक सवाल पैदा हो गया। मैं पाबंद हूँ। नहीं, वो मुझे पता है आपने क्या कहना है। मुस्तफा भाई, एक बात देखिए, मुस्तफा बड़े मुझे बात कर लेने दें। एक बात, मुस्तफा बड़े जबरदस्त आदमी है। जिस तरह ये CCPO को बुला रहे हैं, प्लीज शहबाज शरीफ को भी बुलाएं। शहबाज शरीफ को जी देखें, फिर वही बात हो गई। मैंने फिर बताया कि उन्होंने क्या किया। CCPO ने एक बयान दिया जिससे क्या हुआ, लोगों के एहसास, जो उनका दुख था वो मल्टीप्लाई हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने एक, अगर मान जाए, असेंबली में दिया है बयान, जो उन्होंने दिया, बयान क्या था कि एक दिल खराश वाकया हुआ है, मुझे बड़ा अफसोस है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। जो मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई, देखिए इससे भी मेरा बहुत हर्ट हुआ। तो मैं मुस्तफा से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये बायस नहीं होंगे और ये शहबाज शरीफ को भी। अच्छा मलिक साहब, आप इसका जवाब दें। ये माजरत तो कर ली है शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन अली नवाज अवान साहब का और उनके बहुत से जो हम नवा हैं उनका दिल दुखा है
उनको वो कह रहे हैं ये बुलाएं मुस्तफ़ा साहब उनको। जी ज़रूर बुलाएं, मुस्तफ़ा साहब का हक है, जिसको चाहेंगे बुलाएंगे। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो बात कर रहे हैं ना, यही है मिसोजिनी। ये जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं ना, यही है औरतों की तरफ नफ़रत अंगेज़ रवैया। यानी पैरेलल क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि एक शख्स, एक औरत जिसको रेप किया गया, उसके बच्चे 3 सामने खड़े करके उनकी मौजूदगी में रेप किया, 2 लोगों ने रेप किया ये, और सीसीओ कहता है कि किसने इसको कहा था रात को 12 बजे निकले, किसने इसको कहा था जीटी रोड पे ना चढ़े, किसने इसको कहा था कि गाड़ी में पेट्रोल ना डलवाए। उसको पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं और ये कहा कि ये समझती है कि यहाँ पे रेट ऑफ द स्टेट है, इधर तो मैं सीसीपी हूँ, यहाँ पे कहाँ से कानून की गिरफ्त में कोई आता है। और उसको पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा कि ये, इस हवाले से कहा कि ये हमने बनाई थी मोटरवे, इन्होंने अभी तक उस पर पुलिस भी नहीं लगाई। लेकिन चलें, अगर उनके ये कहने से, सुन लीजिए, अगर उनके कहने से कि हमने बनाई है ये मोटरवे, इनका दिल दुखा है, उन्होंने माफ़ी मांगी, और अगर ये चाहें तो ह्यूमन राइट्स में बुलाएं उनको। लेकिन इनका इलेक्टेड मेंबर का ये कहना कि मिसोजिनस जो गुफ्तगू है उसका इससे पैरेलल ड्रॉ किया जाए, इससे क्या औरतों का वकार बढ़ रहा है? यानी ये इतनी अहम बात है इनके जहन में, ये पैरेलल, कि ये कह रहे हैं कि एक औरत जिसको जना बिल जबर उसके बच्चों के सामने किया गया है, उसका पैरेलल किसी ने कहा मोटरवे यहाँ पे बनी है, उससे पैरेलल ये ड्रॉ कर रहे हैं। यही असद उमर साहब ने रवैया दिखाया था जब उन्होंने कहा क्या इसमें इलीगल है, कह दिया तो क्या हुआ। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। छोटा रिस्पॉन्स मैं छोटा मुसद्दिक भाई इसको कवर अप करना चाह रहे हैं। मसला क्या, मैं शहबाज नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कहना क्यों चाह रहा हूँ। मुस्लिम लीग की हिस्ट्री क्या है? मुस्लिम लीग की हिस्ट्री ये है कि बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकती, मैं नहीं बोलता कैसी फेंकती, नुसरत भुट्टो के बारे में क्या कहती है, जमाइमा के बारे में क्या कहती है, जब आईजीआई का हिस्सा थी, जब आईजीआई का हिस्सा थी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं, जमाइमा के बारे में क्या कहती हैं, आयशा अहद के बारे में क्या कहती हैं, ओहद के बारे में, मुराद सईद की बहनों के बारे में क्या कहती हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस ख्वाजा आसिफ शीरी मजारी को किस नाम से पुकारते हैं। देखिए, इनको मेरा ये है कि अगर ये बुलाएंगे तो पूछेंगे, इनको कहीं रोकना है। इनके सामने औरत की कोई, आपने शहबाज शरीफ को देखा स्पीकर साहब को कहते क्या है, आपने कहीं और आंखें मिलानी है तो मिलाने में बाद में बात कर लेता हूँ। इतनी सीरियस बात हो रही है, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस। उसके अंदर आप जो मुसद्दिक भाई बात करते हैं, ठट्ठे लगा रहे हैं आप, जो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये आज पता चले मुस्लिम लीग नून को भी कि औरत का सब हमारे लिए काबिल इज्जत है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे मेरी बहन है, चाहे आपकी बीवी है, चाहे मेरी बीवी है, चाहे आपकी माँ है, मेरी बहन। और ऐसा औरत, हामिद भाई जल्दी से बात कर ले, ऐसा औरत हमने उसकी हमने इज्जत जाना है। जी देखिए, बात यह है कि औरत सिर्फ माँ बहन नहीं है, औरत जो है वो खुद एक इज्जतदार है। और ये कहना कि मेरी बहन तेरी बहन, एक औरत एक फर्द है इस मुआशरे के अंदर। मजारी के मौक़िफ़ की तायद, मैं बिल्कुल शीरी मजारी साहिबा का मोतरफ भी हूँ इस मामले में, और उनकी तारीफ भी करता हूं। चले, आप सब ने उनके मौक़िफ़ की तायद की है, को बुला रहे हैं। तो एक मैं ब्रेक लेता हूं जी। ब्रेक के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ इशू पर बात करनी है। पाकिस्तान में जो बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर, उनके साथ गुलाबी उर्दू में बात करेंगे, जो गोरे बोलते हैं, और उनके पास पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी खबरें हैं। तो कुछ अच्छी खबरें भी आपके साथ शेयर करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले भी आपने इस स्पेशल गेस्ट को हमारे शो में देखा था, तो मैं तारुफ कराऊंगा अपने स्पेशल गेस्ट का, डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर, हाई कमिश्नर ऑफ यूके इन पाकिस्तान। डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर, वेलकम टू आवर शो। And last time when you came to our show, you spoke some words in Urdu language, and it was very nice. And at that time you said Inshallah. Why you said Inshallah? I would like to show you. You taste Karachi biryani? Of course. Of course. Of course. How was the taste? बहुत मज़ेदार है. बहुत मज़ेदार है. So आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं. And my Urdu, I told you, ahista, I will get better so if you teach me. Next time, when you will come in my show, so our whole interview will be conducted in Urdu language, I'm sure. Inshallah. But Inshallah. That makes me a bit nervous. Inshallah. So that was Inshallah. But it was January 2020, so it's up to you. I will not force you to speak in Urdu, but thoda. थोड़ा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने उर्दू बहुत ख़राब है, लेकिन मैं थोड़ा उर्दू जानता हूँ।
ये बहुत अच्छा उर्दू बोल रहे हैं आप. Jantun, Tore, Tore. Yeah, this is called Gora Urdu. Gora Urdu. Well, everyone knows I just speak terrible Gora Urdu. You are very kind to tolerate me. My other favorite phrase we've used a lot in the last 6 months is about how, as the UK and Pakistan, we've been together. It's Yeah. been a tough period, let's be honest. Since I was with you, people haven't been out on the shows, we've been wearing our masks, families have been together. So I say, dost ki mushkil waqt mein saath dete hain. Ah, Friends are together in difficult Yeah, times. yeah. Now the rest is in English. yes. Another 6 months, inshallah, we'll do some more. Okay, okay. So tell us about the resumption of the British Airways flights to Pakistan. Yeah, this is really good news because you know how hard the global industry has been hit. Airlines everywhere have been grounded, big problems. The industry, people traveling less. And the fact that British Airways has not only returned to Islamabad on a heightened schedule, now moving to daily flights from Islamabad, we have now this week announced that they'll be flying to Lahore as well, 4 times a week. This is 4 times fantastic a week. news. Yes, really good. And that's just a sign of the confidence in Pakistan. Of course, we've got about 1.5 million British Pakistanis in the UK. They have family reasons to travel. But for me as ambassador, that helps with business links, that helps with tourism. All the things that bind our 2 countries together are better for that. We estimate that before COVID, we had about 400,000 people flying. The fact that BA are back is good. I would be pleased to see PIA flying again. And of course, we have another airline, British airline Virgin, who will, we hope, start flying at the end of this year to Islamabad and Lahore as well. So it's a second big story. Indeed, you will have me back for Virgin. This is big news. It's a real sign of the growing depth between our 2 countries. So I appreciate you always come to our show with some very good, positive stories. Good news. Good news. So you are a man of good news. अखबार खबरें अच्छे हैं. हाँ, खबरें अच्छी हैं. आपके पास अच्छी खबरें हैं. So what about the trade between Pakistan and UK? Yeah, so the UK is Pakistan's 3rd largest trading partner, and that's held very solid. But I still think there is huge potential here. And the other big announcement we've made this week is that our export credit agency, these are the people who from government help you if you're doing business between the 2 countries, we have seen a tripling of their credit facility for Pakistan. That means a figure now of £1.5 billion worth of cheap capital. The rates are very favourable to any company that wants to do business with the UK, and it only has to be a small part of their business with a link back to the UK. It's not very restrictive. And the statistic here that astonishes me is of that 1.5 billion, how much do you think is currently being used? Tore. It's £3 million out of 1.5 billion. 3 million pounds. Million out of 1.5 billion. So what that means for any companies listening to this is there is huge opportunity for credit available for partnership with British businesses and the British government to come and invest and deliver jobs and economic growth in Pakistan. I care because that helps Britain, but I really also care because Pakistan's economy, we all recognize, is a key part of recovering from COVID, on which it's done so well, of moving forward together. Economic growth is at the heart of our shared vision. So, Excellency, you spent about 6 to 7 months in Pakistan? Yes, it's about 7 months now. No longer. I arrived last December, so time flies when you're having fun. Okay. So, what is your perception now about Pakistan? Yeah. So I think all my experience is positive. I hope you can tell I'm enjoying myself. I have been a bit frustrated because of coronavirus. I've not traveled around the country as much as I would have liked, and I hope soon to go north and to other places and see so much the country has to offer. But I do think we all have a responsibility to change some of the negative perceptions of Pakistan, which frankly, in my view, are outdated. They're old perceptions, they're old stereotypes. I give you 2 examples. One is the security situation. That is why when I first arrived, we moved, you remember, to change the travel advice and try and encourage more visitors to come. And the second actually is the story of coronavirus. I think it is true, and it's been recognized by the World Health Organization, that other countries, including the UK, have much to learn from Pakistan for the way it has responded. I think it has been
a good news story for the country, the coordination, the lockdowns, the balancing of lives and livelihoods. I don't think we can be complacent. We're not out of the woods yet, and there are some reasons we may not yet understand, but I think it's been a positive path. Let me try one more phrase for you. Pakistan na chaka lagaka is bamari ka haradia. You've knocked it for 6. पाकिस्तान ने छक्का लगाकर Knocked it for 6, have I got that right? Yeah. Chaka lagaka. huge sixer. Huge sixer. Oh. So I hope that continues. Kids going back to school, it's a difficult path ahead. But many people might have a perception, oh, it's been bad in Pakistan, and actually, I think it's a good news story. Did you visit National Command and Operation Center? I did visit the center. So, would you like to tell that what was happening there and what was they doing to control coronavirus? So you're speaking to a bureaucrat. Any issue in government to get change, to deliver things, needs coordination. It's Yeah. no good if it's just the Prime Minister's office or the Foreign Ministry or the defense people. Everyone must come together. And that design of that National Coordination Center early on allowed coordination across the federal government, but also from federal to provincial, and I think was a very important part of Pakistan's ability to respond in a very specific way to localized challenges. So you think that the NCOC played an important part to control coronavirus? I do. I think it was an important part of the response, and as we go forward, who knows what the autumn will bring? As I said, we cannot be complacent. In the UK, we say hands, face, and space. Okay. Wash your hands, keep your distance, cover your face mask if necessary. I think we all still need to be doing How that. many times do you wash your hands every day? Every time I have touched something, every time I have been somewhere, I wash my hands. And in the end, please tell us about the cricket ties between UK and Pakistan in future. Well, I hope you enjoyed the cricket tour Yes. this summer. I Yes. have to say, the Times newspaper. So the this time, your team performed very well, but Well, we had a bit of help from the British weather. You Yeah. know how we love to talk about the weather. So we had a bit of rain, and we had this problem with the light, and a big debate about whether you use a white ball or pink ball, and is this allowed. But fundamentally, it was a great series. What I liked about the Pakistan team is you saw some of the young players, Yeah. some of the old veterans coming together for some fantastic sessions, and the behaviour off the field of your players. They were true ambassadors for Pakistan, and the Times of London, the newspaper, called them sporting heroes for the way they represented the country abroad. is there any chance of the UK cricket team visiting Pakistan? Mujhe ummeed hai. मुझे उम्मीद I है really hope that we can see this happen. You know, I've said it before. Of course, the international cricket schedule is now more complicated. We have tours being cancelled everywhere, but I am working very hard to hope that we see an England cricket tour in Pakistan coming soon. We hope to have news of that for you I hope soon. that when the British cricket team will visit Pakistan, we will invite you to our show, and we will have the whole conversation in Urdu. That would be my pleasure. You're making me nervous again. No. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thank you. ये थे डॉक्टर क्रिस, आप उनकी गुफ्तगू हमारे साथ सुन रहे थे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.